तो दोस्तों आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपने एकेडमी में। देखिए, जिस तरह से आप सभी लोग हमारा सहयोग करते हैं और जिस तरह से हमारे साथ जुड़े रहते हैं, निश्चित तौर पर इसी तरह से जुड़े रहिए। आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको हमारी ही बात याद आएंगी, क्योंकि हमने आपसे कहा हुआ है कि जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा या हमारे द्वारा जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वे सारी बिल्कुल परफेक्ट होंगे। इससे इतर आपको नहीं पढ़ना होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और आज ही नहीं, हमेशा इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि जो भी विषय मैं पढ़ाऊंगा या जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उस टॉपिक से एक भी प्रश्न आपकी गलत नहीं होंगे, क्योंकि वे सारी चीज़ें मैं शामिल कर लेता हूं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं या पूछे गए हैं या जिनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो ये मान के चलिए, जो भी पढ़ाया जाए विश्वास कीजिए इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। अगर आपको मैं संविधान के प्रस्तावना वाले चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वे सही नहीं हैं, उसकी जांच परख अगर आपको करना है तो एक बार हमारे संविधान वाली प्रस्तावना वाली जो अभी क्लास में ले रहा हूँ इस क्लास को आप देख लीजिए। और देखने के बाद आप क्या करिए, प्रैक्टिस सेट को करिए। अगर प्रैक्टिस सेट करने के बाद अगर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाइए। अगर जहां पर भी प्रस्तावना वाले क्वेश्चन मिलते हैं आप देख लीजिए, हमने जो भी आपसे बताया हुआ है वो सारा कुछ आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब आपको विश्वास है या नहीं, आपको क्या करना है आप देख लीजिए। हमारा काम है कि ईमानदारी से आपको सही कंटेंट और सही अच्छे तरीके से पढ़ा कर देना। बाकी इस क्लास को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे आशा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। तो दोस्तों अभी आइए समझते हैं संविधान के प्रस्तावना के बारे में। इसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं। इसमें अगर देखा जाए तो कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं संविधान के प्रस्तावना में इतनी अच्छी बातें लिखी गई हैं। अगर आप पूरे संविधान की प्रस्तावना को हर एक बातें यदि आप समझ जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पूरा संविधान समझ में आ जाएगा कि आखिर संविधान बनाने के क्या उद्देश्य हैं और संविधान में जो भी बातें लिखी गई हैं उसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या है। और ये सारी बातें अगर आप देखेंगे संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर तो आपको सब कुछ मिलेगा आगे। मतलब अगर आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं संविधान आपका तैयार हो गया। मतलब इस तरह से यहाँ एक समझ की बात मैं कर रहा हूँ, ये मत सोचिए एक संविधान की प्रस्तावना हमने पढ़ लिया तो पूरा संविधान हमें आने लगा। यहाँ पर एक समझ की बात मैं कर रहा हूँ कि पूरे संविधान बनाने के पीछे का उद्देश्य और इसका भविष्य में क्या उद्देश्य है, ये सारी बातें कहीं ना कहीं संविधान की प्रस्तावना में ही लिखी गई हैं। आइए समझते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो प्रस्तावना शब्द है, क्या भारत में ही सबसे पहले लिया गया था? तो नहीं, भारत में नहीं लिया गया था। अगर वैश्विक स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो अमेरिका के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को अपनाया गया था। फिर उसके बाद अन्य देशों ने भी अपने अपने संविधान में प्रस्तावना को कहीं ना कहीं अपनाया और भारत ने भी इस प्रस्तावना के विचार को अपनाया अपने संविधान में। देखिए, ये जो संविधान की प्रस्तावना मतलब जो अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के विचार को भारत ने अपने संविधान में रखा हुआ है। उस विचार को केवल विचार हमने लिया हुआ है, बाकी सारी बातें जो लिखी गई हैं वो हमारी लिखी हुई हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने अनुसार हमारे देश की बातें लिखी हुई हैं, यानी कि हमारी सारी बातें इसमें लिखी गई, हमने केवल विचार लिया हुआ है। लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को अपनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा अमेरिका को आप बताइएगा। और उसके बाद अगर भारत की बात करते हैं, उसके बाद कौन से देश की बात करते हैं, तो अपना ही देश आएगा, क्योंकि अपने ही देश के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बारे में बताया जाता है
इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो संविधान है, ये जो प्रस्तावना है, इसमें अगर देखा जाए तो संविधान का सार है। तो संविधान का सार अगर कहीं पर आपको मिलेगा तो संविधान की प्रस्तावना में ही मिलेगा। इन पालकीवाला जी कहते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है। अच्छा, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि संविधान का परिचय पत्र कहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो एन पालकीवाले के नाम याद रखिएगा, एन ए पालकीवाला का नेम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो संविधान के परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो एन पालकीवाला ने कहा है। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान के बारे में, प्रस्तावना के बारे में यदि हम बात करते हैं, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो बताया जाता है कि पहली बार इस प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को, मतलब ये जो प्रस्तावना है इसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से प्रस्तुत किया गया था। और कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा से और सरल भाषा में समझाना चाहूँगा। देखिए, दरअसल क्या है, जो इस संविधान की प्रस्तावना है इसको पहले उद्देश्य का प्रस्ताव के नाम से जाना गया। पहली बार जब इसे प्रस्तुत किया गया था तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और कहाँ पर प्रस्तुत किया गया था, तो संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है या उद्देशिका है, यही आगे चलकर क्या हो जाती है, संविधान की प्रस्तावना बन जाती है। तो दोस्तों इसके बारे में एक और बातें ध्यान रखिएगा, जब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है नेहरू जी के द्वारा, तो इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया जाता है, यानी कि सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया जाता है। और यही आगे चलकर क्या होती है, जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही आगे चलकर क्या बन जाता है, क्या बन जाती है, संविधान की प्रस्तावना बन जाती है या संविधान का प्रस्तावना बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के में आप एक बात ये ध्यान रखिएगा, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से कह सकते हैं, इसका पुराना नाम उद्देश्य प्रस्ताव था। आप ऐसे भी अगर याद रखना चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं कि इसका पुराना नेम था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को पहली बार कहाँ पर प्रस्तुत किया गया था और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो पहली बार 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कहाँ पर प्रस्तुत किया गया, संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। और इसे सर्वसम्मति से कब स्वीकार कर लिया गया, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में इसे स्वीकार कर लिया गया। और तब से ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है वह एक क्या बन जाती है, संविधान की उद्देशिका बन जाती है या संविधान की प्रस्तावना बन जाती है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं संविधान सभा में इसे कब अपनाया गया दोस्तों, उद्देशिका को या उद्देश्य प्रस्ताव को, तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना को, तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को क्या होता है कि प्रस्तावना को संविधान सभा में अपनाया जाता है। अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया था संविधान सभा में, तो 26 नवंबर 1949 को। अभी हमने आपको बताया था ये बातें कि संविधान के, ये देखिए हमने आपको बताया था 26 नवंबर 1949 के संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा में क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो सबसे अहम बातें हैं दोस्तों, इसमें अभी हमने आपको बताया था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में। अभी हमने आपको बताया था संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में। हमने अभी आपको बताया था ना सामाजिक, आर्थिक, ये देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसको हमने किस देश के संविधान से लिया हुआ है दोस्तों, इसको हमने रूस की क्रांति से किस क्रांति से लिया हुआ है, तो हमने इसको रूस की क्रांति से लिया हुआ है। जब रूस की क्रांति 1917 में हुई थी तब हमने संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को जोड़ा था दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो हमने संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को हमने जोड़ा हुआ है, एक किस क्रांति से लिया हुआ, किस देश की क्रांति से लिया हुआ है हमने, तो रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, या रूस में क्रांति हुई थी 1917 में। यहीं से हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को लिया था और अपने संविधान की प्रस्तावना में हमने जोड़ा था।
नेक्स्ट बात करते हैं, फिर एक नेक्स्ट बात ये और ध्यान रखिएगा कि जो संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता है, समता है और बंधुत्व है, ठीक है, इसके आदर्शों को अगर देखा जाए तो फ्रांस की क्रांति से इसको हमने लिया था। तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को हमने कहाँ से लिया है, तो फ्रांस की क्रांति से हमने लिया हुआ है। कहाँ से लिया हुआ है, ये देखिए, स्वतंत्रता, समता और बंधुता की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, समता है, ठीक है, और दूसरी बात करते हैं बंधुता की बात करते हैं, उसके ऊपर चले जाते हैं तो आपको स्वतंत्रता मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ पर ये रहा, सॉरी, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता की बात करते हैं तो ये तीनों शब्द हमने कहाँ से लिया हुआ है, ये तीनों शब्द अगर देखा जाए तो हमने कहाँ से लिया हुआ, या इसके आदर्शों को हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस की क्रांति से लिया हुआ है, जो 1789 से 1799 के बीच में चले थे। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। दो बातें हमने जो आपको बताया हुआ है दोस्तों, कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को हमने किस क्रांति से लिया हुआ है, तो रूस की क्रांति से, जो कि 1917 में हुई थी, और प्रस्तावना में ही स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को हमने किस क्रांति से लिया हुआ है, तो फ्रांस की क्रांति से लिया हुआ है। देखिए, दोनों बातें जरूर ध्यान रखिएगा। यही बातें मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोगों ने भले ही एक दो बार पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह से आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। आज पहली बार आप लोगों को ये पता चला होगा कि इसमें जो सामाजिक शब्द है, आर्थिक शब्द है और राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है, वो किस क्रांति से लिया गया है, तो रूसी क्रांति से लिया गया है, जो कि 1917 में हुई थी रूसी क्रांति। और प्रस्तावना में ही जो स्वतंत्रता शब्द को जोड़ा गया है, जो समता शब्द को जोड़ा गया है, जो बंधुता शब्द को जोड़ा गया है या बंधुत्व शब्द को जोड़ा गया है, या इसके आदर्शों को जो जोड़ा गया है, उसको हमने किस देश की क्रांति से लिया हुआ है, तो फ्रांस की क्रांति से हमने लिया हुआ है, जो कि 1789 से लेकर 1799 के बीच में यह क्रांति चली थी दोस्तों। अब आइए बात करते हैं प्रस्तावना के महत्व के बारे में। देखिए, प्रस्तावना के महत्व के बारे में अगर देखा जाए तो बताया जाता है, इसमें मतलब प्रस्तावना में संविधान सभा की महान और आदर्श सोच के उल्लिखित किया गया है। कहने का मतलब ये है कि संविधान सभा की जो महान सोच है और आदर्श है, उनको उल्लिखित किया गया है संविधान के प्रस्तावना में। कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में कहा जाए तो ये कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। देखिए, कृष्ण अय्यर अपने शब्दों में कहते हैं, ये जो प्रस्तावना है ना, हमारे दीर्घकालिक सपनों का मतलब एक लंबे सपनों का हमारा विचार है। हम चाहते हैं कि हमारा देश कुछ इस तरह से बने। अगर संविधान की प्रस्तावना के एक एक शब्द को आप समझें, हम भारत के लोग अगर एक एक बातों को आप समझें, तो आपको लगेगा कि वाकई में जो हमारे संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने संविधान को बनाने में अपनी भूमिका निभाई, अहम भूमिका निभाई, उनके कितने अच्छे विचार थे, उनकी सोच कितनी बड़ी थी। आप सोचिए एक बार, आप 1947 यानी कि 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा की पहली बैठक होती है और 2 साल 11 महीने 18 दिन में ही एक संविधान को बनाकर तैयार किया जाता है। और आने वाले आज 70 से 75 साल हो गए, तब भी वो संविधान वैसा का वैसा ही बना है। और आने वाले 100 साल के बाद भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश का जो संविधान बना हुआ है वो ऐसे ही बना रहेगा। इसमें थोड़ा बहुत संशोधन, थोड़ा बहुत समय की मांग के अनुसार नए कानूनों का तो निर्माण किया ही जा रहा है, लेकिन आप सोचिए कि जो संविधान बनाने वाले लोग थे, उनकी सोच, उनकी दृष्टि अगर आप देखते हैं तो कितनी बड़ी थी, उनकी दूरदृष्टि अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी थी। यहाँ हम 10 दिन के बारे में नहीं सोच पाते हैं, वहाँ उन्होंने 100-200 साल के बारे में सोच लिया। सोचिए एक बार, ठीक है, ज़्यादा ही चीज़ें आप सोच सकते हैं, 100-200 साल तो मैं कम ही बता रहा हूँ। सोचिए कि कितनी बड़ी सोच रही होगी, कितनी दूरदृष्टि वाले, कितने निष्पक्ष वाले व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने संविधान को बनाया होगा, जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा होगा और अपने जाति, धर्म, समुदाय, अब सभी चीज़ों से उठकर उन लोगों ने संविधान को बनाया होगा। देखिए, जब भी कोई नीति व्यक्ति बनाता है, अगर उसके मन में अपनों के लिए कोई हित नहीं होता है, तो ये मान के चलिए वो इतना अच्छा संविधान या कोई भी नियम बना देगा कि आने वाले जो भविष्य होगा, आने वाली जो पीढ़ी होगी, वो उसे सैल्यूट करेगी कि वाकई में जिन लोगों ने बनाया है इस संविधान या इस नियम को, वाकई में कितने अच्छे थे। ठीक है, जब हमारे मन में, जब हम कोई नीतियाँ बनाएं,
अगर हमारे मन में अपने लोगों के प्रति या अपने कह सकते हैं किसी जाति धर्म समुदाय को लेकर अगर हमने नहीं सोचा, अगर हम ऐसा बना रहे हैं पूरा कुल मिलाकर हम भारत देश के लोगों के लिए कोई कानून बना रहे हैं, तो वो ऐसा कानून बन जाएगा जिसके बारे में लोग सैल्यूट करेंगे कि वाकई में कि लोगों ने ऐसे नियम को बनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान के प्रस्तावना में इसके महत्व के बारे में। ये भी कहा जाता है, पंडित ठाकुर दास भार्गव क्या कहते हैं कि सब प्रस्तावना जो है संविधान का सबसे सम्मानित भाग है और यह संविधान की आत्मा है दोस्तों। और आप अगर देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो आपका जो थंबनेल होगा उसमें ये लिखा भी गया है कि जो संविधान है क्या संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या संविधान की आत्मा है कि नहीं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, संविधान की आत्मा है दोस्तों। और कौन कहता है इस बात को? पंडित ठाकुर दास भार्गव इस बात को कहते हैं कि प्रस्तावना जो है संविधान का सम्मानित भाग है, सबसे सम्मानित भाग है और इसीलिए संविधान का भाग है। आइए समझते हैं संविधान के रूप में, संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। जो प्रस्तावना है दोस्तों क्या संविधान का भाग है कि नहीं। दरअसल एक मामला आता है 1960 में, 1960 में क्या होता है, एक मामला आता है बेरूबाड़ी मामला संघ। ठीक है, इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट से एक प्रश्न किया जाता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि ये जो प्रस्तावना है क्या संविधान का भाग है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि भैया देखिए ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है ही नहीं। अब बात यहाँ पर बिगड़ क्या जाती है, कहने का मतलब ये है कि लोग अब सोचते हैं कि ठीक है प्रस्तावना को फिर जोड़ा ही क्यों गया था जब संविधान के भाग है ही नहीं, तो इसको जोड़ने का क्या मतलब था, इतना प्रोपेगेंडा फैलाने की क्या आवश्यकता थी। ठीक है, तो आगे चलकर क्या होता है, फिर लोगों में सोच बढ़ती है और फिर एक मामला आता है केशवानंद भारती मामला 1973। अच्छा, जब केशवानंद भारती मामला आता है 1973 तो यहाँ पर कुछ अलग ही बातें हो जाती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से फिर पूछा जाता है कि आप हमें ये बता दीजिए क्या संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कहाँ हमने कहा ऐसा, हम तो फिर से अस्वीकार करते हैं जो हमने अपनी पहली बात कहा था बेरूवाड़ी मामले में कि भैया ये संविधान का भाग नहीं है। मैं अपने बातों को वापस लेता हूं और दोबारा से मैं कहता हूं कि पुनर्व्याख्या ही करते हैं, मतलब दोबारा फिर से स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि नहीं जो संविधान का भाग है ही भैया। देखिए केशवानंद भारती मामले में क्या हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को उलट दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट की सबसे अच्छी विशेषता ये है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जैसे व्यक्ति को बनना चाहिए, हर व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट जैसे बनना चाहिए। ठीक है, कि जब मन करे अपने फैसले को ही बदल ले। ठीक है, बाद में बोले देखिए हमने विचार किया और हमने सोचा समझा तो हमें लगा कि ये बातें सही होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से जब पहली बार पूछा गया था तो वही बात हो गई कि जब व्यक्ति लड़की देखने जाता है तो पहली बार मना कर देता और दूसरी बार कहता है यार हमने सोचा समझा तो हमें लगा कि नहीं सही है, तो दूसरी बार में क्या होता है वो हाँ कर देता है। तो बस वही है सुप्रीम कोर्ट की कहानी है। ठीक है, और एक व्यक्ति को ऐसा ही बनना चाहिए कि तो केशवानंद भारती मामले 1973 में फिर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये जो प्रस्तावना है उस संविधान का भाग है ही, प्रस्तावना जो है उस संविधान का भाग है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए इसके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं LIC ऑफ इंडिया 1995 के बारे में बात करते हैं। फिर एक तो पहली बार बता ही दिया गया है केशवानंद भारती मामला 1973 में साफ साफ कह दिया जाता है कि एक तरीके से जो जो प्रस्तावना है उस संविधान का भाग है। फिर उसके बाद क्या होता है, LIC ऑफ इंडिया की बात करते हैं 1995 में फिर ये मामला उठाया जाता है। 1995 में फिर यह मामला उठाया जाता है और पूछा जाता है भैया आप ये बता दीजिए, कन्फर्म बताइएगा, इस बार कन्फर्म बता दीजिए कि क्या जो प्रस्तावना है उस संविधान का भाग है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसी बात थोड़ी ना है, ये जो प्रस्तावना है उस संविधान का आंतरिक भाग है। ठीक है, अभी तक तो इन्होंने देखे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फैसले को कैसे कैसे बदला। आप देखिए एक बार कितना बढ़िया तरीके से इसने बदला अपने फैसले को। वाकई में सुप्रीम कोर्ट भारत का जो है सबसे अलग ही है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो अच्छी बातें हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, बुराइयां नहीं है, इसे अच्छाइयां कहेंगे कि व्यक्ति अपने गलतियों को स्वीकार करके दोबारा आगे बढ़ने का प्रयास करता है या प्रयास करने को समझाता है। हमें इस बात को प्रेरित करता है कि एक व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। देखिए संविधान की प्रस्तावना को लेकर बेरूवाड़ी मामला में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि भाई ये जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है।
सीधा हाथ खड़ा कर दिया। सब लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, निराश होकर सब वापस आ गए। फिर केशवानंद भारती मामला आता है 1973 में। तो केशवानंद भारती मामला में क्या हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपने फैसले को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हम दोबारा विचार करके बताते हैं। अब जब दोबारा विचार करके बताया तो इन्होंने कहा कि एक तरीके से भैया ये देखो, एक तरीके से जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही भाग है। फिर लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि भैया सुप्रीम कोर्ट पता नहीं सही कह रहा है या नहीं। तो फिर क्या होता है, LIC ऑफ इंडिया के द्वारा यह मामला उठा दिया जाता है 1995 में। अब फिर कहा जाता है कि भैया फिर से बता दीजिए आप हमें बता दीजिए कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं। तो फिर LIC ऑफ इंडिया में मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से कह दिया बिल्कुल जो प्रस्तावना है वो संविधान का आंतरिक हिस्सा है, संविधान का आंतरिक भाग है। अब दोबारा मत पूछिएगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि या नहीं। और इसके बाद से फिर कोई मामला उठता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है अब की बार कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का आंतरिक हिस्सा है। और जब इंटरनल हिस्सा है तो अब दोबारा मत पूछिएगा। फिर इसके बाद किसी की हिम्मत हुई भी नहीं कि पूछे कोई। आगे चलकर कुछ और बातें होती हैं, आइए समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं संविधान के जनकों के कुछ मत रहे। दरअसल संविधान के जो जनक रहे उनके कुछ मत रहे हैं। फादर की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि जो ये प्रस्तावना है ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाने वाला है। देखिए, प्रस्तावना की विशेषता ये है कि ये किसी को शक्ति उक्ति नहीं देता। कहने का मतलब ये है किसी को शक्ति का स्रोत नहीं है। विधायिका का शक्ति का तो स्रोत बिल्कुल नहीं है। विधायिका मतलब हो जाता है पार्लियामेंट, और ना ही उसकी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगा ही सकता है। भैया इसके शक्तियों पर जो भी इसमें बातें लिखी गई कोई कुछ नहीं कर सकता है। बस केवल पढ़िए, अच्छे से समझिए और आगे बढ़िए। यह गैर न्यायिक है। देखिए, जनकों ने कहा कि जो मतलब एक तरह फादर ने कहा, मतलब संविधान के फादर, गॉड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई दूसरी बातें भी समझ लीजिए। यह गैर न्यायिक होगा। इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब इसमें जो भी बातें कही गई हैं उसको लेकर आप कोई न्यायालय नहीं पहुंच जाएगा भैया इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। हर का मतलब हमने समझा दिया, हर शब्द का मतलब हमने समझाया हुआ है। तो इसको ले जाकर आप कहीं पर भी एक तरीके से भी न्यायालय में जाकर आप चुनौती नहीं दे देंगे कि संविधान की प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई हैं वो क्या लिखी गई हैं, क्या नहीं लिखी गई हैं। फालतू बातें किसी को नहीं करना है। ठीक है, तो संविधान के जनकों ने भी साफ साफ कह दिया भैया इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना जो है ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है, ना तो किसी के शक्ति पर प्रतिबंध लगाएगा ही प्रस्तावना। और प्रस्तावना के बारे में भी कहा गया यह एक गैर न्यायिक है, मतलब इसकी व्यवस्था को लेकर आप किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। आइए समझ लेते हैं प्रस्तावना में क्या संशोधन किया जा सकता है या नहीं। देखिए, पहली बार जब पूछा गया संविधान में क्या एक तरीके से संशोधन किया जा सकता है या नहीं, तो पहली बार में तो यही बोल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। भाई पहली बार में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही बोल दिया गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है ही नहीं। फिर क्या होता है, जब केशवानंद भारती मामला आता है तो उसमें जब पूछा जाता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ भाई एक तरीके से संविधान का प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। अब जब संविधान का भाग है तो फिर लोगों को मौका मिल गया। लोगों ने कहा कि अच्छा भाई जब प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता है। तो फिर बोला गया संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन तो किया जाएगा, लेकिन इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखिए संशोधन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तब भी फिर 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है और फिर इसको आगे चलकर क्या होता है, 42वां संविधान संशोधन होता है 1976। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिए जाते हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो संशोधन किया गया है दोस्तों, ये अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अब तक संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, अब तक संविधान की प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार ही संशोधन किया जा चुका है, अब इसके बाद नहीं किया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन को भी ध्यान रखिएगा। अब प्रस्तावना से आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। हाँ, अगर इनके शब्दों को अगर आपको समझना है, जैसे अगर आपको लगता है, किसी को लगता ये है कि हमें इसमें हम भारत के लोग के बारे में बता दीजिए, संपूर्ण प्रभुत्व और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये जितने भी शब्द हैं इन सभी शब्दों के बारे में आप हमें समझा दीजिए।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जिसको भी समझना है। अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं तो निश्चित तौर पर मैं सभी चीज़ें बता दूंगा, नहीं तो फिर मैं फिर आगे बढ़ूंगा, फिर मतलब दूसरे चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर, जो आपने हमें समझाया वो बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ।